हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। तो अब आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। साथ ही साथ हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं द लास्ट यूनिट ऑफ योर बुक दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो थोड़ा सा यूनिट के बारे में पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, पहले कैसे कैसे आप इवॉल्व हुए, तो आपने पहले प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम पढ़ा। जब वो सारी चीज़ें पढ़ ली तो फिर आपने मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी प्लांट्स में देखी एंड एनिमल्स में भी देखी। फिर आपने एवरीथिंग पढ़ा अबाउट सेल, द साइटोलॉजी। देन आपने अगेन सब कुछ पढ़ा अबाउट प्लांट्स, द प्लांट फिजियोलॉजी। अब बारी है पढ़ने की एवरीथिंग अबाउट ह्यूमन इन द यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी, माय फेवरेट यूनिट। अगर आपको आगे डॉक्टर बनना है तो आपको भी बड़ी पसंद आएगी ये यूनिट, बिकॉज इसमें अपनी बात की जाएगी। अगर कहीं बैठे हैं कोई इधर उधर की बातें कर रहा है आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई आपके बारे में कुछ बात कर रहा है, आपको आपसे रिलेटेड कोई गॉसिप दे रहा है, आपको बड़ा मजा आएगा। आप बोलेंगे हाँ हाँ और बताओ ना। तो बस जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, इट इज एवरीथिंग अबाउट अस, आर सिस्टम्स, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द सर्कुलेटरी सिस्टम, द विच सिस्टम, और कौन से सिस्टम है, द एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम। एक और सिस्टम हुआ करता था डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी भी ह्यूमंस में है लेकिन आपके बुक्स से हटा दिया गया है। जो चैप्टर नंबर 14 हुआ करता था पहले, वो हुआ करता था एक्चुअली चैप्टर नंबर 14 नहीं, चैप्टर नंबर 16 हुआ करता था डाइजेशन, बट वो हटा दिया गया है सिलेबस से, तो हम अभी उसको नहीं कवर कर रहे हैं। हम मेन एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए वी आर स्टार्टिंग अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे अबाउट वेरियस सिस्टम्स। अब पहला चैप्टर जो हम शुरू कर रहे हैं दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में वी आर हियर विद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो चलो देखते हैं क्या होता है रेस्पिरेशन, क्या होती है ब्रीदिंग, और कैसे 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 इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, वो सारी बातें डिटेल में कवर करते हैं। सो तैयार है आप लोग इस यूनिट को पढ़ने के लिए? बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है ह्यूमन फिजियोलॉजी की, बिकॉज आपकी टीचर का फेवरेट टॉपिक है ना, तो इसीलिए आपको भी मजा आएगा। जब मेरा फेवरेट है तो मैं कुछ भी करके इसको आपका फेवरेट बनाने की कोशिश करूंगी, तो इसीलिए इंटरेस्ट के साथ पढ़ना, मजे करके पढ़ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे कंसेप्ट डेवलप होंगे। रटने की कोशिश बिल्कुल भी कोई नहीं करेगा, क्योंकि रट्टाफाई करोगे भूल जाओगे। रादर फोकस इस चीज पे करना कि आप कंसेप्ट समझो। एक बार अगर आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया ना तो बस लाइफ लॉन्ग नहीं भूलोगे। मैंने भी ये चीज़ें 12th में 11th में ही पढ़ी थी, तब से मुझे कंसेप्ट एक बार क्लियर था, तो मैं अभी तक भी नहीं भूली हूँ, मुझे अभी तक याद है। तो इसीलिए कंसेप्ट समझने पे फोकस करना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, और मजे से पढ़ते जाना है। तो चलिए, here we begin with breathing and exchange of gases, and in breathing of exchange of gases today we will gonna cover everything about human respiratory system। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। तो रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द लिविंग सेल्स टू रिलीज बायोलॉजिकल वर्क। अब पहले भी मैंने आपको समझाया था जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में हमने चैप्टर देखा था कौन सा, हमने चैप्टर देखा था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो अगर हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ रहे थे जब, तो हमने देखा था कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व 5 फर्दर प्रोसेसेस। तो रेस्पिरेशन का मतलब, कभी भी अगर मैं अभी आपसे पूछूं ना, आप बोलोगे मैम रेस्पिरेशन का मतलब होता है इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। रेस्पिरेशन का कभी भी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन मीनिंग नहीं होती है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो भी एनर्जी आपको अपने खाने से मिली है, जो भी एनर्जी, सपोज आपको ग्लूकोज मिला है, प्रोटीन्स मिला है, फैट्स मिला है, जो भी एनर्जी का फॉर्म आपको अपने फूड से मिला है, उस एनर्जी का ब्रेक डाउन करना, उसको कन्वर्ट करना इन फॉर्म ऑफ एटीपी, ताकि आपकी बॉडी उस एनर्जी करेंसी को यूज कर पाए। सो व्हाट इज द मेन ऑफ रेस्पिरेशन? इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द लिविंग सेल टू रिलीज बायोलॉजिकल वर्क और बायोलॉजिकल एनर्जी, दैट इज एटीपी। तो मेन रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है? इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आपने जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन के थ्रू कंज्यूम करे, जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला प्रोसेस होता था, जो चैप्टर ही हटा दिया गया, उसमें यही सिखाते थे कि ये न्यूट्रिएंट कहाँ से आए। फिर ये सेकंड चैप्टर हुआ करता था, तो क्या होता था कि अब जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी में आ गए हैं, अब उनके साथ क्या किया जाए, तो अब उन न्यूट्रिएंट्स को किया जाएगा ब्रेक डाउन बाय द प्रोसेस नोन एज रेस्पिरेशन।
एंड रेस्पिरेशन के अंदर 5 प्रोसेसेस आती हैं। उन 5 प्रोसेसेस में से जो फर्स्ट प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की वो होती है ब्रीदिंग। वो क्या होती है? ब्रीदिंग। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रीदिंग? ब्रीदिंग इज सांस लेना, सिंपली इनहेलेशन एक्सहेलेशन। तो ब्रीदिंग क्या होता है? इट इज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल। तो ब्रीदिंग क्या होती है? हम एटमॉस्फेरिक गैसेस से ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं और जो भी हमारी सेल ने वेस्ट प्रोड्यूस करी है दैट इज CO2, उसको हम अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ा सा प्रोसेस है जिसमें बेसिकली हम लोग सारे न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी को रिलीज करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब इस रेस्पिरेशन में जो फर्स्ट स्टेप होती है वो होती है ब्रीदिंग। क्या होती है फर्स्ट स्टेप? ब्रीदिंग। तो हम पढ़ेंगे अबाउट ब्रीदिंग कि ब्रीदिंग क्या होता है भाई? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, समझ आ गया। नाउ अगर अब हम बात करते हैं, चलो हम ह्यूमंस की बात अगर कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में इस पूरे सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए, ब्रीदिंग का पूरा मैकेनिज्म परफॉर्म करने के लिए हमारे पास है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। वी हैव ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम बना कैसे होगा? सेल्स थी, सेल्स ने कंबाइन करके बनाए टिश्यू, टिश्यू ने कंबाइन करके बनाया ऑर्गन, और ऑर्गन्स ने कंबाइन करके बनाया ऑर्गन सिस्टम विच इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इस तरीके से बना है। अब ये तो हमारी बात हो गई यार, हम तो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, हम तो एकदम एडवांस कैटेगरी ऑफ एनिमल हैं, बहुत एडवांस हैं हम तो। लेकिन आपने पढ़ा है फर्स्ट यूनिट में कि कुछ बेचारे इनवर्टिब्रेट्स, गरीब बेसिक एनिमल्स भी तो है ना, जिनका बॉडी अभी इतना ज़्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं है, जिनका बॉडी स्ट्रक्चर एकदम ही सिंपल है। तो अब क्या करें? उनको ऑक्सीजन ना दें, उनकी सेल्स को मार डालें कि जाए नहीं भाई तुम बहुत नीचे हो, तुम्हारा अभी बॉडी इतना डेवलप नहीं हुआ है तो तुम ऑक्सीजन मत लो, ऐसा बोल दें उनको? नो, नॉट एट ऑल। तो फिर क्या होता है? जनरल बॉडी सरफेस एग्जांपल लोअर इनवर्टिब्रेट्स, स्पॉन्जेस, सीलोन्ट्रेट, फ्लैटवर्म एटसेट्रा। भी क्या लिखा हुआ है? We are studying the various type of respiratory organs. We are studying various type of respiratory organs. तो ह्यूमंस में तो जब ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मिलते हैं तो वो मिलके पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बना लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं लोअर इनवर्टिब्रेट्स की, तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन आ जाता है? पॉरीफेरा, सीलोन्ट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स। तो जो भी बिल्कुल लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें उसमें ब्रीदिंग कैसे होती है? ब्रीदिंग क्या गैशियस एक्सचेंज कैसे होता है? थ्रू बॉडी सरफेस। किसके थ्रू होता है? थ्रू बॉडी सरफेस। तो उनका बॉडी का सरफेस होता है, उससे सिंपली ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर चली जाती है एंड ऑक्सीजन उनकी बॉडी में अंदर आ जाती है। This is how simple gaseous exchange took place through their body surface. हमारे में बॉडी सरफेस से नहीं होता, मेरी स्किन ऐसे ऐसे करके गैशियस एक्सचेंज नहीं कर रही, नो हमारे में रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। बट लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनमें किस तरीके से होता है? दे हैव रेस्पिरेशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। चलो कुछ और ऑर्गेनिज्म के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्किन और मॉइस्ट क्यूटिकल। किसमें? अब स्किन और क्यूटिकल के थ्रू होता है किन में? द अर्थवॉर्म, लीच, एम्फीबियन एटसेट्रा। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, व्हेनेवर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्किन, अगर स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है तो हम हमेशा उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किस किस में देखने को मिलता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है इन अर्थवॉर्म, लीच, एम्फीबिया। तो अभी अपना सिस्टम पढ़ने से पहले कुछ बेचारे गरीबों के बारे में भी पढ़ना चाहिए ना कि उनमें क्या हो रहा है, तो अभी हम वो देख रहे हैं। फिर हम पढ़ेंगे अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लोअर इनवर्टिब्रेट्स के क्लियर हो गए और हमें साथ साथ में एम्फीबियन, अर्थवॉर्म का भी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सर्टेन इंसेक्ट्स। अगर इंसेक्ट्स की बात करें, सेंटीपीड, मिलीपीड, स्पाइडर, तो इन इंसेक्ट्स देयर इज अ ट्रेकियल ट्यूब सिस्टम। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो इंसेक्ट्स में पूरा ट्रेकियल ट्यूब सिस्टम होता है, वेरियस ट्यूब्स प्रेजेंट इन द बॉडी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैशियस एक्सचेंज। तो इन इंसेक्ट वी हैव ट्रेकियल ट्यूब सिस्टम। ओके, तो इंसेक्ट्स का भी हमें समझ में आ गया द ट्रेकियल ट्यूब सिस्टम। और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिशेज, टेडपोल्स, प्रॉन, ठीक है, जो पानी में रहते हैं, तो उनमें क्या होगा? उनमें रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए होता है, गैशियस एक्सचेंज के लिए होते हैं गिल्स। ऑब्वियसली बात है, पानी में रह रहे हैं तो दे हैव ब्रेकियल रेस्पिरेशन एंड दे हैव गिल्स।
तो respiration through gills is referred to as brachial respiration. Respiration through skin is referred to as cutaneous respiration. बहुत ही बढ़िया. And respiration through lungs, that is pulmonary respiration, and it took place in most of the vertebrates. तो lungs is our respiratory organ. हमारा respiratory organs क्या है? We have lungs as respiratory organ, and respiration through lungs is referred to as pulmonary respiration. तो अभी हमने कितने टाइप के respiration देखे? चलो देख लेते हैं लिख के. पहला हमने देखा cutaneous respiration. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किस में होता है? एम्फीबिया में होता है, अर्थवॉर्म में होता है. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है? स्किन के थ्रू हो रहा है, स्किन के थ्रू. सेकेंड हमने देखा ब्रेकियल रेस्पिरेशन. ब्रेकियल रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है? यहाँ पे गिल्स के थ्रू हो रहा है, जो कि फिशेस में होगा जनरली, जितने भी एक्वेटिक फॉर्म होते हैं. लास्टली हमने देखा पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जो हम सब में हो रहा है. पल्मोनरी रेस्पिरेशन है ना, पल्मोनरी रेस्पिरेशन हम सब में हो रहा है. पल्मोनरी रेस्पिरेशन का मीनिंग रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स. रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स. तो हमने देखा लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, उनमें बेसिकली स्किन के थ्रू, स्किन से होता है. इंसेक्ट्स में ट्रेकियल ट्यूब से होता है. एम्फीबिया वगैरह में क्यूटेनियस होता है. और फिशेस की बात करें तो उसमें ब्रेकियल रेस्पिरेशन, दैट इज थ्रू गिल्स होता है. एंड लास्टली मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन अगर हम बात करते हैं तो किसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है? थ्रू गिल्स, दैट इज थ्रू लंग्स, सॉरी, दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन. क्लियर? समझ में आ गई कहानी? तो हमने अभी सिर्फ कुछ नहीं, हमने बिल्कुल अभी बेसिक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स देखे कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है. और अगर ये कहानी आपको समझ में आ गई है, सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. आगे चलते हैं और पढ़ते हैं एवरीथिंग अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. चलो शुरू करते हैं, देखते हैं. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, मतलब कि ह्यूमंस में क्या क्या चीज़ें हैं फॉर रेस्पिरेशन, that is known as human respiratory system. All the organs that together form the respiratory system. First, it contain air tract, that is air passage. Second, it contain paired lungs. तो जो human respiratory system है, it is divided into two parts. पहला जो है वो पूरा एक ट्रैक्ट है, पहला एक पूरा रास्ता है. और जो दूसरी चीज है वो है द एक्चुअल ऑर्गन विच हेल्प इन ऑल दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज पेयर्ड लंग्स. सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. पहला क्या होगा? एयर ट्रैक्ट्स, हवा का रास्ता, एयर ट्रैक्ट. एंड सेकेंड इज लंग्स. लंग्स का एक है? नो, वी हैव पेयर्ड लंग, राइट लंग एंड द लेफ्ट लंग. कहानी आई समझ में? इजी स्टोरी. अभी तक कुछ भी बहुत बड़ी सी बात नहीं बोली. तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला जो पार्ट है हम उसको बोलते हैं एयर ट्रैक्ट. तो एयर ट्रैक्ट इज ऑल द पाथवे फॉर एयर. एंड सेकेंड इज पेयर्ड लंग्स. और फाइनली वी हैव पेयर्ड लंग्स. अब हम पहले बात कर लेते हैं एवरीथिंग अबाउट एयर पैसेज. एयर पैसेज चलो देख लेते हैं. सभी सांस ले रहे हैं, अभी बैठे बैठे वीडियो देखते देखते भी आप सांस ले रहे हैं. तो क्या कर रहे हो? जो एयर है वो कहाँ से एंटर हो रही है? आपको इतनी चीज समझ में आती है, जो एयर है, द एंट्री ऑफ एयर इज टेकिंग प्लेस थ्रू दीज नॉस्ट्रल्स. सो नोज जो है वो क्या होगा? वो एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो जाता है. एंड थ्रू नॉस्ट्रल एयर जो है वो रश करती है एंड पहुंचती है हमारे नेजल पैसेज में. कहाँ पहुंचती है? नॉस्ट्रल के थ्रू एयर अंदर गई और अब पहुंची हमारे नेजल पैसेज में, नाक के अंदर. नाउ थ्रू नेजल पैसेज, जैसे बाहर 2 होल्स हैं वैसे ही नोज में अंदर 2 होल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इंटरनल नेयर्स. क्या बोलते हैं? इंटरनल नेयर्स. सो व्हाट इज द एयर पैसेज? हम ट्रैक को ट्रेस करते हैं कि हवा कहाँ कहाँ से कैसे जाती है. सबसे पहले नॉस्ट्रल्स में पहुँचती है. नॉस्ट्रल यहाँ पे देखो जो आउटर सरफेस है, नॉस्ट्रल से पहुँचती है नेजल पैसेज. नेजल पैसेज मतलब नाक के अंदर जो रास्ता है, नाक के अंदर का रास्ता, नेजल पैसेज. नेजल पैसेज यहाँ से ट्रैवल करके अंदर भी 2 होल्स होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इंटरनल नेयर्स. क्या बोलते हैं उनको हम? इंटरनल नेयर्स. तो हवा पहुंचती है इंटरनल नेयर्स एंड थ्रू इंटरनल नेयर्स द एयर फाइनली रीच इनटू नेजोफैरिंग्स. कहाँ पहुंच गई एयर? द एयर रीच इनटू नेजोफैरिंग्स.
सो नेजोफैरिंग्स क्या होता है? नेजोफैरिंग्स, फैरिंग्स जो बेसिकली होता है वो एक कॉमन एरिया होता है फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। फ्रॉम नेजोफैरिंग्स द विंड और द एयर रीचेस टू ट्रेकिया, नॉट ट्रेकिया, पहले फैरिंग्स के बाद एयर पहुंचेगी इनटू लैरिंग्स, द वॉइस बॉक्स। मैं बोल रही हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्यों सुन पा रहे हैं? क्योंकि मैं बोल इसलिए पा रही हूँ बिकॉज आई हैव लैरिंग्स, द वॉइस बॉक्स। आफ्टर लैरिंग्स द एयर रीचेस इनटू ट्रेकिया, कहाँ जाती है? ट्रेकिया। ट्रेकिया इज द विंड पाइप। आफ्टर ट्रेकिया द एयर ग्रोज इनटू ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है लंग के लेवल पे आके, दिस इज ट्रेकिया, एंड एट द लेवल ऑफ लंग इट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, तो दीज आर ब्रोंकाई। नाउ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से बनते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बनते हैं? ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स भी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स। पहले तो ब्रोंकाई दो टाइप की होती है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। देन टर्शियरी ब्रोंकाई से निकलते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स एंड पेरिफेरल ब्रोंक्यूल्स। सो वी हैव टू टाइप ऑफ ब्रोंक्यूल्स, एंड फ्रॉम ब्रोंक्यूल्स द एयर फाइनली रीच टू एल्वियोलाई। कहाँ पहुंचती है एयर? फाइनली टू एल्वियोलाई। तो यहाँ बीच में कुछ और पार्ट्स होते हैं जिन्हें मैंने अभी यहाँ पे नहीं मेंशन किया है। सो दिस इज द होल एयर पाथवे, दिस इज द होल एयर ट्रैक्ट। एल्वियोलाई को हटा दो, उसको हम अलग पढ़ते हैं। दिस इज द होल एयर पाथवे। तो क्या होता है? इट इज द कंडक्टिंग पार्ट। तो होल ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट, जहां से एयर पास हो रही है, जो रास्ता है सिर्फ, जो हवा को लेकर जा रहा है, हवा को सिर्फ लेकर जा रहा है, तो इसलिए हम उसे क्या बोलते थे? कंडक्टिंग पार्ट। लेकर जा रहा है ना हवा को, कंडक्टिंग पार्ट। और जो दूसरा पार्ट है जिसमें कुछ ब्रोंक्यूल और एल्वियोलाई आएगी, उसको हम लोग बोलते हैं द एक्सचेंज पार्ट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज पार्ट, एक्सचेंज पार्ट या रेस्पिरेटरी पार्ट, क्योंकि वहां पे एक्चुअल में गैसियस एक्सचेंज होता है। तो पहला तो कंडक्टिंग पार्ट हो गया। तो कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है? इट ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द एल्वियोलाई। जो भी एटमॉस्फेयर में एयर है, ये कंडक्टिंग पार्ट उस पूरी एयर को इन सब जगह होते होते फाइनली किस में पहुंचाता है? फाइनली द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स में पहुंचाता है, दैट इज एल्वियोलाई, दैट इज एल्वियोलाई। एंड व्हाट एल्स डज इट डज? क्या करता है भाई ये जो पूरा नेजल ट्रैक्ट है? चलो डिस्कस कर लेते हैं। आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो आपकी नोज के अंदर म्यूकस होता है, एक बहुत ही स्लिपरी सा सब्सटेंस होता है आपकी नोज के अंदर। साथ ही साथ में योर नोज हैज सम सॉर्ट ऑफ हेयर्स ऑल्सो। ये जो नॉस्ट्रल है ना, आप इसके होल्स को अगर ऑब्जर्व करोगे तो इट हैज सम हेयर्स। तो ये जो इतना ना स्टिकी सब्सटेंस म्यूकस एंड हेयर्स क्यों प्रेजेंट होते हैं नोज के अंदर? ऐसे ऑप्शन है, अच्छा लगता है, मजा आता है। जब जुकाम हो जाता है तो मैं ऐसे करके नाक जो निकालते हैं ना, नाक निकाल देते हैं, बोलते हैं नाक निकाल दी, उसमें हमें मजा आता है। या तीसरा कुछ इसका बायोलॉजिकल यूज है। तो ऑप्शन सी, इसका कुछ बायोलॉजिकल यूज है। क्या है भाई बायोलॉजिकल यूज? ये बायोलॉजिकल यूज है कि आपने सांस ली, अब एटमॉस्फेयर में जो भी एयर है क्या वो प्योर है? नो, इट इज नॉट प्योर। उसमें डस्ट है, उसमें कुछ भी बहुत सारे मतलब बहुत सारे उसमें फालतू के एडेटिव्स हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। तो क्या हो रहा है? जैसे ही आप सांस ले रहे हो, जो म्यूकस और हेयर्स हैं वो सारे के सारे डस्ट पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल, इन सबको ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और उनको लंग्स तक, एल्वियोलाई तक नहीं जाने देते, उनको रोक देते हैं। तो समझ में आया आपको? तो ये क्या कर रहे हैं? इट क्लियर एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। तो कंडक्टिंग पार्ट क्या कर रहा है? कंडक्टिंग पार्ट एयर को क्लीन करता है फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनसे एयर को क्लीन कर देता है। एयर अब गंदी नहीं रह गई, एयर बहुत ही प्योरीफाई हो गई है, आपके लंग्स में कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और क्या कर रहा है भाई ये जो पूरा कंडक्टिंग पार्ट है? इट इज ह्यूमिडिफाइंग एंड ब्रिंगिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। तो आपको टिप्स पे 3 फंक्शन याद रखने हैं। नंबर 1, क्लैरिफाइंग एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। नंबर 2, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। अगर एयर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर ऐड करने का काम करता है कंडक्टिंग सिस्टम। एंड थर्डली, इट ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। और थर्ड काम जो कर रहा है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वो क्या कर रहा है एयर पासवे, कि वो जो अगर एयर बहुत गर्म है तो उसको बॉडी टेम्परेचर पे लेके आ रहा है, बहुत ठंडा है तो भी उसको बॉडी टेम्परेचर पे लेके आ रहा है। तो उस एयर का, उस बाहर से जो एयर आ रही है एटमॉस्फेरिक एयर, उसको हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा है।
तो कंडक्टिंग सिस्टम कहाँ से कहाँ तक होता है, आप याद रखो, कंडक्टिंग सिस्टम होता है फ्रॉम नॉस्ट्रल्स टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। क्या कहाँ से याद रखना है, कंडक्टिंग पार्ट कहाँ कहाँ से होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, फ्रॉम नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल से लेके आप याद रखो टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, नॉस्ट्रल से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक का जो पार्ट है वो कहलाता है आपका, वो आपका पार्ट कहलाता है कंडक्टिंग पार्ट। क्या काम होते हैं कंडक्टिंग पार्ट के, 3 काम होते हैं, 4 याद रख लो, 4 काम होते हैं। एयर का कंडक्शन, इजी। दूसरा काम क्या हो गया, एयर को क्लीन करना फ्रॉम एनी फॉरेन एजेंट, ह्यूमिडिफाइज द एयर, ह्यूमिडिफिकेशन करना एयर का, एंड लास्टली उस एयर को जो भी एटमॉस्फेयर से आई है उसको हमारी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। ओके क्लियर, यहाँ तक की सारी कहानी। आगे चलते हैं, लैरिंग्स। अब देख लेते हैं समथिंग अबाउट लैरिंग्स। अब हम पढ़ तो एयर रेस्पिरेटरी सिस्टम में यही रहे, तो नॉस्ट्रल समझ में आ गए, द ओपनिंग, यहाँ से एयर एंटर कर चुकी है, पूरी कहानी है। नॉस्ट्रल से हवा अंदर चली गई, नेजल पैसेज में पहुंच गई, नेजल पैसेज के बाद में इंटरनल लेयर्स के थ्रू फाइनली नेजोफैरिंग्स में पहुंच गई। नेजोफैरिंग्स के बाद में क्या याद रखना है, नेजोफैरिंग्स जो है वो एक कॉमन पैसेज है फॉर एयर एंड फूड, तो एयर भी जाती है वहां पे, फूड भी जाता है। अब फेरिंग्स के बाद हमारी एयर जो बाहर से गई है उसका पाला पड़ेगा विद द लैरिंग्स। किससे पाला पड़ेगा, लैरिंग्स। सो व्हाट इज लैरिंग्स, लैरिंग्स इज द साउंड बॉक्स और द वॉइस बॉक्स। तो हम जो ये बा 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 करके बोलते रहते हैं ना दिन भर, जो मैं इतना बोलती रहती हूँ तो मुझे सुनते भी नहीं हो, मैं इसीलिए बोल पा रही हूँ बिकॉज आई हैव लैरिंग्स ओवर हियर, बिकॉज आई हैव लैरिंग्स। तो लैरिंग्स क्या होता है, कार्टिलेजियस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। तो इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, बोन्स का नहीं बना होता लैरिंग्स, लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, वॉइस बॉक्स होता है और इस कारण से हम बोल पाते हैं। ओके, ड्यूरिंग swallowing glottis is closed by epiglottis, a thin elastic cartilaginous flap to prevent the entry of food into the larynx। खाना खाते टाइम बच्चों बात नहीं की जाती, क्यों नहीं बात करते, खाना खाते टाइम क्या हो जाता है, बुरा लग जाता है खाने को, टेबल मैनर्स में सिखाया जाता है कि खाना खाते टाइम बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, चलो देखते हैं, बिकॉज इट हैज सम साइंटिफिक रीजन। आपने खाना खाया, लो मैं एक आपका मुंह बना देती हूँ, ये आपने यहाँ से अपने मुंह से बहुत सारा खाना खाया, ये आपकी आँख है, ये आपके बाल भी हैं, लो ये आपके बाल हैं, और ऐसे करके यहाँ से आपकी गर्दन है। थोड़ा हमें बड़ी गर्दन बनानी पड़ेगी बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन समथिंग। अब ये जो आपकी गर्दन है, यहाँ पे 2 पाइप्स हैं। द वाइट आई हैव ड्रॉन इज ईसोफेगस। जो वाइट वाला पाइप मैंने ड्रॉ करा है वो क्या है, वो ईसोफेगस है। ईसोफेगस क्या होता है, द फूड पाइप। वाइट वाला पाइप क्या है, फूड पाइप। एंड द रेड वाला पाइप आई एम ड्रॉइंग हेयर इज द रेड वाला पाइप जिसमें रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, तो जो मैं लैडर के टाइप से थोड़ा ड्रॉ कर दे रही हूँ, ये क्या है, दिस इज द ट्रेकिया और द विंड पाइप। तो ट्रेकिया या फिर इसको बोलते हैं विंड पाइप, और दूसरा हो गया ईसोफेगस और द फूड पाइप। अब ये जो ट्रेकिया है, जो विंड पाइप है, इसका जो ओपनिंग होती है, यहाँ जो रेड वाली जो लैडर लाइक पाइप है, इसकी जो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस ओपनिंग को, हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस। व्हाट इट इज नोन एज ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। जो ट्रेकिया एक पाइप टाइप का स्ट्रक्चर है, उस पाइप की जो ओपनिंग है उसे हम कहते हैं ग्लॉटिस। एंड जो ये वाइट वाला पाइप है, ईसोफेगस है, इसकी जो ओपनिंग है ये कहलाती है गलेट। ये क्या कहलाती है, गलेट। गलेट एंड ग्लॉटिस। तो गलेट क्या है, इट इज द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस, एंड ग्लॉटिस क्या है, इट इज द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। तो अभी हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसलिए आपको याद रखना है अबाउट ग्लॉटिस। किसके बारे में याद रखना है आपको, अबाउट ग्लॉटिस। अब सीधा सीधा चक्कर ये है, आपने खाना खाया, फेरिंग्स जो है वो कॉमन रास्ता होता है। अब खाने के पास ये भी तो ऑप्शन था ना कि वो चला जाए ट्रेकिया में, वो ईसोफेगस में ही क्यों गया। जो भी आपने मुंह में च्यू करा, वो च्यू करके जैसे आप इनगल्फ करते हो तो क्या होता है, स्वालो करते हो जैसे, तो जरूरी था क्या वो ईसोफेगस में ही गया, इस वाइट वाले पाइप में ही सारा फूड गया, वो इस रेड वाले पाइप में ट्रेकिया में चले जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, बिकॉज द ग्लॉटिस, जो ग्लॉटिस है, ओपनिंग ऑफ द ट्रेकिया है, इट इज कवर्ड बाय अ कार्टिलेजियस फ्लैप। एक कवरिंग होता है, एक ढक्कन होता है ग्लॉटिस के ऊपर। तो ओपनिंग है, ग्लॉटिस गड्ढा है, इसके ऊपर एक कार्टिलेज का कवर होता है, एक फ्लैप लाइक कवरिंग स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस।
जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। तो बहुत इजी हो गया याद रखना, ग्लॉटिस की कवरिंग इज नोन एज एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस की कवरिंग इट इज नोन एज एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस क्या है, एक कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो ग्लॉटिस को कवर कर लेता है। अब जैसे ही आप खाना स्वलो करते हो वैसी एपिग्लॉटिस इस ग्लॉटिस को कवर कर लेता है। तो जो सारा का सारा फूड है वो ट्रेकिया में ना जाके वो किस में जाता है, वो फॉर श्योर जाता है ईसोफेगस में। किस में जाता है, इनटू ईसोफेगस। तो रोल ऑफ एपिग्लॉटिस समझ में आ गया, इट इज अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजियस फ्लैप टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंक्स। तो लैरिंक्स के अंदर खाना ना चले जाए, इस चीज को प्रिवेंट करता है एपिग्लॉटिस। सारी कहानी क्लियर, ग्लॉटिस, गले, ट्रेकिया, ईसोफेगस, ओके। Next, trachea. All bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous half ring. अब trachea क्या होता है? Trachea is the windpipe. Trachea is the windpipe. Windpipe. तो windpipe जो होता है वो होता है trachea. अब ट्रेकिया अगर मैं आपको डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाऊं, तो लैरिंग्स हो गया, देन लैरिंग्स के बाद आता है यहाँ पे पूरा का पूरा फूड, सॉरी, विंड पाइप, दैट इज ट्रेकिया। अब ट्रेकिया जो होता है इट इज कवर्ड बाय सम इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग। मतलब ये रिंग्स कैसी होती हैं, ये रिंग्स कुछ इस टाइप की होती हैं। इफ दिस इज अ ट्रेकिया, दिस इज अ पाइप, ये जो पाइप है ना इसको ऐसे कवर करके रखा है, ऐसे। अब आगे से तो आपको लग रहा है पूरा कवर है, लेकिन अगर आप पीछे से देखो तो पीछे से आप देखोगे कि इट इज नॉट कंप्लीट, दे आर इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग। आगे से अगर आप देख रहे हो तो आपको दिख रहा है कि पूरी तरीके से कवर किया हुआ है, लेकिन अगर आप पीछे से देखोगे तो आप देखोगे कि दे आर इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग। सो ध्यान रखना है, ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद जो यहाँ पे होती है सारी ब्रोंकाई। तो ऑल ब्रोंकाई का क्या मतलब है, ऑल ब्रोंकाई का मतलब प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्शियरी ब्रोंकाई। सो वी हैव इन टोटल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रोंकाई, वी हैव टोटल 3 टाइप्स ऑफ ब्रोंकाई जो जस्ट ट्रेकिया से अराइज निकल होती हैं। दीज आर प्राइमरी ब्रोंकाई, रुको डायग्राम बना के बताएंगे। जो जस्ट ट्रेकिया से अराइज होते हैं ये, तो जस्ट जो ट्रेकिया से निकले हैं इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर जो फर्दर डिवाइड हो जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई, दीज आर नोन एज सेकेंडरी ब्रोंकाई। एंड फर्दर जो सेकेंडरी ब्रोंकाई और डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड होता है, दे आर रेफर्ड टू एज टर्शियरी ब्रोंकाई। So we have how many types of bronchi? We have 3 types of bronchi: primary, secondary, tertiary. And if I talk about bronchioles, so these bronchi further divide into small fine branches. So these are known as bronchioles, and bronchioles could be initial bronchioles or terminal bronchioles. 2 टाइप के bronchioles होते हैं, initial and terminal bronchioles. Okay? तो क्या समझ आया आपको? सबसे पहले ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया से जो अराइज होते हैं दे आर प्राइमरी ब्रोंकाई, देन प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड्स इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी इनटू टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई से अराइज होते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स फर्दर एंड इनटू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो मैं ये सारा कुछ इरेज करके आपके सामने एक फ्लो चार्ट बनाना चाहूँगी। सबसे पहले हमारे पास होता है ट्रेकिया, ट्रेकिया फर्दर डिवाइड्स इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, primary bronchi divides into secondary bronchi, secondary bronchi divide into tertiary bronchi, tertiary bronchi से arise होते हैं initial bronchioles और fine branches, तो वो कहलाते हैं initial bronchioles, and lastly we have terminal bronchioles, terminal bronchioles, एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जाके टर्मिनेट होते हैं इनटू एल्वियोलाई। किसमें ओपन होते हैं, इनटू एल्वियोलाई। तो ट्रेकिया के बाद होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई, देन इनिशियल ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो आपको याद रखना है फ्रॉम ट्रेकिया टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ये जो सारे पार्ट्स हैं, ऑल दीज आर कवर्ड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस हाफ रिंग, इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस हाफ रिंग। अब इसको कैसे समझो, सब सुनो। बेसिन होती है आपके घर में, वॉश बेसिन, हैंड वॉश करते हो, जिसमें पता नहीं आप में से कितनों ने देखा या नहीं देखा, बट आपको बेसिन के नीचे जो पाइप प्रेजेंट होता है ना, जो आपको वो देखना है। अगर आप उस पाइप को ध्यान से देखोगे, उस पाइप को देखोगे, बेसिन के नीचे वाले पाइप को, तो उसमें ऐसे करके ना रिंग्स प्रेजेंट होती हैं।
वो स्मूथ नहीं होता एकदम, उसमें ऐसे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। क्यों प्रेजेंट होती हैं रिंग्स उस पाइप में? उस पाइप में रिंग्स इसलिए प्रेजेंट होती हैं कि कभी अगर अचानक से विंड एयर का प्रेशर पड़ा या वाटर का प्रेशर क्रिएट हुआ तो ये पाइप ऐसे करके कोलैप्स ना हो जाए, ये चिपक जाएगा ऐसे करके बहुत जोर से अगर वहां पे बहुत ज्यादा एयर प्रेशर क्रिएट हुआ। अब ये तो पूरा भाई पैसेज ही एयर के लिए है, अगर इसमें ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग्स नहीं होती तो क्या होता, ये जो पूरा पैसेज है ये कोलैप्स हो जाता, चिपक जाता प्रेशर, एयर के प्रेशर के कारण। तो ऐसा ना हो इसीलिए दीज पार्ट्स आर कवर्ड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग। तो आपको याद रखना है ट्रेकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ऑल दीज पार्ट्स आर कवर्ड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग। क्लियर कहानी? चलो आगे चलते हैं और अब हम देख लेते हैं फाइनली अबाउट लंग्स। व्हाट आर लंग्स? तो हमने क्या क्या देख लिया? नॉस्ट्रल देखा हमने, नॉस्ट्रल के बाद नेजल पैसेज, देन इंटरनल लेयर, फिर फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। देन हमने देखा लैरिंग्स, क्या क्या होता है लैरिंग्स में, सब कुछ देखा। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। क्लियर कहानी? नाउ लेट्स मूव टू लंग्स। So what are lungs? Lungs are situated in thoracic chamber and rest on diaphragm. तो लंग कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लंग्स प्रेजेंट होते हैं हमारे थोरैसिक चैम्बर में एंड इट रेस्ट ऑन डायफ्राम। ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दिस इज अ डायफ्राम। एंड व्हाट इज थोरैसिक चैम्बर? तो सुनो थोरैसिक चैम्बर क्या होता है। हमारे पास अगर आप जाओगे, अभी यहाँ से मैं अगर अपने आप को कट ओपन करूँ तो आपको सबसे पहले रिब्स मिलेंगी, हड्डियाँ हैं, हड्डियाँ इस तरीके से, रिब्स, रिब केज है पूरा। यहाँ पे 12 बोन्स का सेट है, 12 इधर 12 इधर, बीच में एक बड़ी सी बोन है जिसे हम बोलते हैं स्टर्नम। तो ऐसे करके एक पूरा रिब केज है जो यू टर्न है, पीछे तक गई है ना ये बोन्स, तो ऐसे करके हमारे पास एक प्रॉपर रिब केज है, ठीक है। और पीछे ये रिब केज जो है वो किससे ज्वाइन है, इसको मैं हटाती हूँ पूरा, ये स्टर्नम हो गई हमारी, ये स्टर्नम हो गई, स्टर्नम से रिब्स निकली जो पीछे तक गई हैं इस तरीके से, बहुत सारी हैं, मैं बहुत सारी नहीं बना रही, टोटल 12 है। पीछे जाके ये अटैच्ड है विद वर्टिब्रा। किससे अटैच्ड है? दे आर अटैच्ड विद वर्टिब्रा, वर्टिब्रा से अटैच है। तो ये तो साइड वाइज हो गया। साइड में क्या स्ट्रक्चर होगा आपको समझ में आ गया। नीचे साइड आप इमेजिन करो कि वी हैव डायफ्राम। नीचे साइड क्या है? द लोअर सरफेस वी हैव डायफ्राम। तो ऐसा है, देखो फ्रंट पे ये स्टर्नम बोन हो गई, स्टर्नम बोन से निकली है रिब्स, इस साइड भी और इस साइड भी। ये रिब्स ऐसे रोटेट होके पीछे तक आई हैं, पीछे तक, आगे वाले सरफेस से पीछे वाले सरफेस तक गई है। पीछे वाले सरफेस पे जाके उन्होंने ज्वाइन करा है वर्टिब्रा को। किसको ज्वाइन किया है? वर्टिब्रा। वर्टिब्रा जो होती हैं बोन होती हैं। नीचे प्रेजेंट है, नीचे क्या प्रेजेंट है? थॉरैक्स। तो आप देखो 3 साइड से कवर हो गया ना, आगे पीछे साइड से भी कवर है और नीचे से भी कवर है। तो एक हॉलो बॉक्स टाइप का क्रिएट नहीं हो गया, ऐसा कुछ बॉक्स क्रिएट नहीं हो गया 3D में इमेजिन कर पा रहे हो आप? आगे से भी कवर है, पीछे से भी कवर है, साइड से भी कवर है, चारों साइड से कवर हो गया और नीचे से कवर है, तो एक बॉक्स क्रिएट हो गया ना। So this chamber created in thorax is referred to as thoracic chamber. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? thoracic chamber. And in thoracic chamber रखे हुए हैं हमारे lungs। हमारे lungs इस तरीके से, इस chamber, इसको इरेज करो और अगर आपको इमेजिन हो पा रहा है तो एक ऐसा बॉक्स है जो कवर है पूरे 3 साइड से और उस बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं हमारे ये अजीब से गंदे से जो मैंने बना दिए lungs। ऐसे करके हमारे लंग्स रखे हुए हैं। सो आर लंग्स आर प्लेस्ड इन थोरैसिक चैम्बर। और नीचे साइड में क्या है? जो नीचे वाला सरफेस है इट इज अ डायफ्राम, इट इज अ डायफ्राम। नाउ इफ आई टॉक अबाउट लंग, राइट लंग हैज 3 लोब्स। अगर हम बात करते हैं तो आप बोलोगे मैम दोनों लंग्स अलग अलग हैं, तो यस डेफिनेटली अलग अलग हैं। अगर हम राइट वाले लंग की बात करते हैं तो जो राइट वाला लंग है वो 3 लोब्स में डिवाइडेड है, 3 लोब्स में। इट हैज 3 लोब्स इस तरीके से। तो दिस इज लोब नंबर 1, दिस इज लोब नंबर 2 एंड दिस इज लोब नंबर 3। दिस इज लोब नंबर 3। सो राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। एंड इफ आई टॉक्ड अबाउट लेफ्ट लंग, दिस इज लेफ्ट लंग। तो लेफ्ट लंग इज सिंपली डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स, लोब नंबर 1 एंड लोब नंबर 2. So this is right lung divided into 3 lobes and left lung is divided into 2 lobes. Clear? Now each lung, अब आपको समझ में आ गया, पहले तो लंग कैसा होता है सब कुछ ये क्लियर हो गया आपको, कितने लोब्स होते हैं दोनों लंग्स में ये भी समझ में आ गया, कहाँ होता है ये भी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं जो लंग्स होते हैं दे आर कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन। लंग्स के आसपास में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है
और एक नहीं, दो मेम्ब्रेन होती हैं। तो ईच लंग इज कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा। तो मेम्ब्रेन अराउंड लंग इज नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन और द प्लूरा। तो जो हमारे लंग्स होते हैं वो 2 लेयर ऑफ प्लूरा से कवर्ड होते हैं। तो लंग को कवर करने वाली मेम्ब्रेन कौन सी हो गई? द मेम्ब्रेन इज नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन और द प्लूरा। अब प्लूरा में भी जो बाहर साइड होती है, आउटर साइड, इट इज रेफर टू एज पेराइटल प्लूरा, और जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है इट इज रेफर टू एज विसरल प्लूरा। सो आवर लंग्स आर कवर्ड बाय 2 लेयर मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? इट इज दे आर नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन और द प्लूरा। जो बाहर साइड होती है इट इज द आउटर पेराइटल प्लूरा, और जो अंदर साइड होती है इट इज द विसरल प्लूरा। आउटर साइड वाली जो मेम्ब्रेन है वो किसके कांटेक्ट में रहेगी? रिब केज के कांटेक्ट में। और जो इनर वाली मेम्ब्रेन है वो किसके कांटेक्ट में रहेगी? वो डायरेक्टली लंग के सरफेस के कांटेक्ट में रहेगी। अब दो मेम्ब्रेन थी, ठीक है, दो मेम्ब्रेन है, विसरल प्लूरा एंड द पेराइटल प्लूरा। अब जब दो मेम्ब्रेन हैं तो दोनों के बीच में कुछ जगह भी तो खाली होगी ना, दोनों के बीच में कुछ स्पेस होगी। सो दिस स्पेस इज नोन एज प्लूरल स्पेस। दिस स्पेस इज नोन एज प्लूरल स्पेस। और ये जो प्लूरल स्पेस होती है, दो मेम्ब्रेन के बीच की जो जगह होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। सो द प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द दीज 2 लेयर। तो प्लूरल फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है? इन बिटवीन द 2 लेयर, देन बिटवीन द स्पेस विच इज नोन एज प्लूरल स्पेस। और ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? नंबर 1, इट लुब्रिकेट द सरफेस ऑफ द लंग। वो लंग के सरफेस को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि लंग बार बार एक्सपैंड कंट्रैक्ट हो रहे हैं जो, उसके टाइम पे उसमें फ्रिक्शन ना आए, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट ना हो। तो इसीलिए वहाँ पे लंग्स को जो ये जो लुब्रिकेट है, ये जो फ्लूइड है, ये लुब्रिकेशन का काम करता है और फ्रिक्शन को अवॉइड करता है। सो क्या क्या पढ़ा हमने? रिवाइज करो, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। लंग्स सिचुएटेड होते हैं थोरेसिक चैम्बर में, नीचे होता है डायफ्राम। 2 लंग्स होते हैं हमारे पास, राइट लंग, लेफ्ट लंग। राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स एंड लेफ्ट लंग इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब। अगर हम लंग की बात करें तो उसके ऊपर मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन वाली एक लेयर होती है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन का नाम, अंदर वाली का नाम विसरल प्लूरा, आउटर वाली का नाम पेराइटल प्लूरा। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में होती है स्पेस जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लूरल स्पेस। उसमें प्रेजेंट होता है प्लूरल फ्लूइड जो कि प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन को। किसको प्रिवेंट करता है? फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। Now, lungs is equals to bronchi plus bronchioles plus alveoli. अब lungs के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? So, lungs has bronchi, bronchioles and alveoli. lungs के अंदर क्या क्या चीजें हैं? lungs के अंदर है bronchi, bronchioles and alveoli. अब मैं अगर ब्रोंकाई की बात करूं तो मेनली सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्वियोलाई। प्राइमरी ब्रोंकाई जस्ट एंटर करती है लंग में, प्राइमरी ब्रोंकाई इट जस्ट एंटर द लंग, ओके, एंड दैट इज वाई। तो लंग के अंदर क्या क्या होता है? लंग के अंदर होता है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स फॉर्म रेस्पिरेटरी और द एक्सचेंज पार्ट। तो हमने अभी पढ़ क्या रहे थे? हमने पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। द कंडक्टिंग पार्ट जिसमें नॉस्ट्रल से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक आता है, कहाँ तक? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक। सेकेंड पार्ट इज द रेस्पिरेटरी और द एक्सचेंज पार्ट विच इंक्लूड alveoli and their ducts। तो ये ducts का मतलब ये है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो कौन सा पार्ट है जो एक्सचेंज पार्ट या एक्चुअल रेस्पिरेटरी पार्ट फॉर्म कर रहा है? इट इज द alveoli and their ducts और द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। बाकी जो भी शुरू से पढ़ा तुमने, नॉस्ट्रल से लेके पूरा इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, ऑल दैट पार्ट इज जस्ट फॉर्मिंग द कंडक्शन पार्ट। कंडक्शन पार्ट का क्या काम होता है वो भी हमने सारा देखा। कंडक्शन ऑफ एयर, ह्यूमिडिफिकेशन, टेम्परेचर को कम करना, क्लीन करना एयर को। एंड दिस इज द फाइनल, दिस इज द एक्सचेंज और द रेस्पिरेटरी पार्ट। Alveoli are the structural and functional unit of lung। तो what are the structural and functional unit of lung? मतलब लंग के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो एक्चुअल में काम करती है? दैट इज द alveoli। आप देखो कैसे आपको स्मॉल क्लस्टर्स के फॉर्म में दिख रही है, जैसे ग्रेप्स के क्लस्टर होते हैं ना, ग्रेप क्लस्टर, उस शेप में आपको alveoli दिख रही हैं। देख पा रहे हो? ठीक है, देख रहे हो ना alveoli को? सो दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। So here we are done with human respiratory system।
जिसे हमने 2 पार्ट्स में पढ़ा, द कंडक्टिंग सिस्टम एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होती है, कैसे होती है, क्या होती है वो तो सॉर्ट ऑफ देख लिया है, अगले वीडियो में देखेंगे कैसे होती है। तो अगर अभी आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई भी डाउट्स है तो अपने डाउट्स को पूछिए, क्लियर करते चलिए, बिकॉज ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। और जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।